हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 16 और अध्याय का नाम है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 15 तक के सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। साथ ही मैंने प्रत्येक चैप्टर का समरी भी बताया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैं इस चैप्टर का समरी बताऊंगा यानी सारांश बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण और महत्वपूर्ण संसाधनों से संबंध। मुख्य समस्याएं स्थानीय क्षेत्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर पर अलग अलग हैं। अब देखिए, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या फिर महत्वपूर्ण संसाधनों से संबंधित बातें हों, वे स्थानीय क्षेत्रीय और विश्व स्तर पे अलग अलग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो समस्या हमारे बिहार में है, जो समस्या हमारे राजस्थान में है, जो समस्या उत्तर प्रदेश में है, सेम वही समस्या ऑस्ट्रेलिया में भी हो, अमेरिका में भी हो या फिर चाइना में भी हो। सभी जगह जगह की जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है कि पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों से संबंधित समस्याएं सभी जगहों पे हैं। पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन जो भूमि, जल एवं वायुमंडल में मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। देख, कई बार पूछा जाता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रदूषण किसे कहते हैं कि पर्यावरण में अवांछनित परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? अवांछनित परिवर्तन हो जाए। जैसे भूमि, जल, वायुमंडल में अवांछनित परिवर्तन हो जाए और जो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उसे हम प्रदूषण कहेंगे। कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे मनुष्य या अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचता है तो उसे हम प्रदूषण नहीं कहेंगे। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रदूषक आप प्रदूषण समझ गए। अब देखिए, जिन कणों के कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। जिन कणों के कारण प्रदूषण होता है उन कणों को प्रदूषक कहते हैं। जैसे धूल कणें हैं या फिर मरकरी है, इन या पारा है, इन सब के जो कण होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। कोई भी अवांछनित परिवर्तन जिससे वायुमंडल की अवयवों का संतुलन बिगड़ता हो एवं जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी अवांछनित परिवर्तन हो जिससे क्या हो, वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाए और वो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उसे वायु प्रदूषण कहेंगे। इसी तरह जल प्रदूषण आपको याद करना हो तो काफी सिंपल है। ऐसे ही कहिएगा, कोई भी अवांछनित परिवर्तन जिससे जल के अवयवों का संतुलन बिगड़ जाए और जो मनुष्य एवं अन्य जीवन के लिए हानिकारक हो, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। वैसे ही मृदा प्रदूषण के लिए भी कीजिएगा, मृदा लिख दीजिएगा मिट्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायु की शुद्धता संपूर्ण जैव समुदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप तो ये जानती हैं कि बिना शुद्ध वायु के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ भी बताया जा रहा है कि वायु की शुद्धता जो संपूर्ण जीव है उनके लिए, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योगों एवं स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम के जलने से होता है। तो वायु प्रदूषण किससे होता है? तो ये होता है उद्योगों से या स्वचालित वाहनों में। वहाँ क्या होता है कि जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यानी डीजल, पेट्रोल, ये सभी इनके जलाने से क्या होता है, जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। एरोसोल रसायन उस समूह को कहते हैं जो वाष्प रूप में मुक्त होता है। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें फ्लोरोकार्बन, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन और है, फिर क्लोरोफ्लोरो मीथेन इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो एरोसोल किसे कहते हैं? एरोसोल उसको कहते हैं जो क्या होता है, वाष्प के रूप में
मुक्त होता है। और एरोसोल एक समूह को कहते हैं जिसमें फ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर एक क्लोरोफ्लोरोमीथेन है इत्यादि, ये सब है। ये सभी क्या है, एरोसोल के कैटेगरी में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बड़े औद्योगिक शहरों में लंबित विविध पदार्थों एवं सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता काफी अधिक है। तो अब जितना ही ज्यादा बड़े शहर में जाइएगा वहां पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले, दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ठीक है, दिल्ली क्या है जी, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर क्या है, दिल्ली है। नई वाहन नीति के अनुसार वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों एवं कैटलिस्ट कन्वर्टर का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, उत्प्रेरक परिवर्तकों और दूसरा है कैटलिस्ट कन्वर्टर का होना आवश्यक है। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, तो ये याद रखिएगा ध्वनि की क्या होती है, डेसिबल होती है, जिसे डीबी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं जी, डीबी से, यानी डेसिबल से, डीबी से दिखाते हैं। घरेलू वाहित मल जलाशयों के प्रदूषण का सर्वाधिक सामान्य स्रोत है। अब देखिए, जो जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा जो स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत है जिससे जल प्रदूषण होता है, वो क्या है, घरेलू वाहित मल। और इसी कारण जलाशय बनता है जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं सब, वो क्या है, प्रदूषण का सर्वाधिक क्या है, सामान्य स्रोत है। इसके साथ ही चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन रहित जल को मृत जल कहा जाता है। तो मृत जल किसे कहते हैं, ऑक्सीजन रहित जल को। पीरकनाशी के अंतर्गत कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, रेंडेंटनाशी, निमेटोडनाशी एवं मिट्टी के धूमक आते हैं। तो पीरकनाशी में ये सभी आ जाते हैं, कीटनाशी हैं या फिर कवकनाशी हैं, ये सभी क्या आते हैं, पीरकनाशी के अंतर्गत ही आते हैं। ठोस अवशिष्ट पदार्थों को सम्मिलित रूप से कूड़ा करकट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कूड़ा करकट। किसको, तो जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें कूड़ा करकट कहते हैं। ठोस अवशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला है जैव निम्नकरणीय, जैव अनिम्नकरणीय तथा पुनः चक्रणीय अवशिष्ट। यानी जैव निम्नकरणीय वो हो गए जिनका निम्नीकरण यानी जिनको अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जा सकता है, उसे जैव निम्नकरणीय कहेंगे। जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट उसको कहते हैं जिसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो सकता है, तो उसे कहते हैं जैव अनिम्नकरणीय। और पुनः चक्रणीय उसको कहते हैं जिसका पुनः चक्रण हो सकता है, यानी दोबारा उसका उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला है, जिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग नहीं होता है या जो खराब हो जाते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की समस्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो याद रखिएगा कि जिन सामानों में क्या होता है, जिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग नहीं होता है या फिर खराब हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। जैसे एग्जांपल में आपके पास कोई हेडफोन होगा, ठीक है, हेडफोन होगा जो क्या होता है, टूट जाता है, आप उसे फेंक देते हैं। या फिर चार्जर रहता है आपके पास, चार्जर है, चार्जर खराब होता है, आप उसे फेंक देते हैं। या फिर मोबाइल टूट जाता है, ठीक है, क्या होता है, मोबाइल टूट जाता है, और मोबाइल टूट जाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो ये सभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो गया। अभी आपने सुना होगा एप्पल है और एप्पल और सैमसंग ने क्या किया, अपने मोबाइल में चार्जर देना बंद कर दिया, जो उनके फ्लैगशिप फोन आते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि उनका कहना है कि उससे अपशिष्ट बढ़ रहे हैं। हालांकि ये अब भी समझ रहे हैं कि वो अपना पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, कार्बनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों एवं अन्य रसायनों का कम से कम उपयोग या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कार्बनिक खेती क्या है, खेती की वह पद्धति है जिसमें उर्वरकों या रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों के स्थान पे क्या करते हैं हम लोग, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर का जो तापमान है वो बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस का नाम याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रोक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं।
खराब ओजोन क्षोभ मंडल में बनता है, जबकि अच्छा ओजोन समताप मंडल में बनता है। और क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जबकि ओजोन मंडल को यानी समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो अच्छा ओजोन कहाँ बनता है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो खराब ओजोन होता है वो बनता है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन निम्नीकरण बढ़ाते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इसे CFC कहा जाता है, CFCs। यानी ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या है? कुछ गैसों का मिश्रण है जो ओजोन का निम्नीकरण करते हैं, यानी ओजोन परत का क्षय करते हैं। अगला है वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वनोन्मूलन कहलाता है। क्या होता है? वन प्रदेश है और उसको क्या करेंगे? वन रहित क्षेत्र में रूपांतरित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं वनोन्मूलन। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 67% तथा मैदानी क्षेत्रों में 33% बस वन अवश्य होना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी? 1988 में, और उसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में 67% वन को, पर्वतीय क्षेत्र में 67% क्या करना है? और वन को रखना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 33% का रेशियो मेंटेन करके रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा निम्न में से किन गैसों के कारण होती है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन की मोटाई डाप्सन यूनिट से मापी जाती है। ठीक है, तो ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? डाप्सन यूनिट में। अब चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो देखिए जो आगरा में सबसे प्रसिद्ध है ताजमहल, उसको किन गैसों से खतरा है? आपके ऑप्शन है CFC, SO2, CO2 और फिर NO2। ठीक है, तो किससे खतरा है जी? SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से वहां पे खतरा है, क्योंकि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, जिससे क्या होता है कि अम्ल वर्षा होती है और उससे उसकी चमक समाप्त हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो SO2 सही ऑप्शन है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? यानी जो भोपाल में गैस लीक हुआ था वो कौन सा गैस लीक हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है PN, SO2, MIC या फिर CO2। तो वहां पे MIC हुआ था। ठीक है, MIC नामक गैस क्या हुआ था? स्रावित हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ऑप्शन है NO2 तथा SO2, CO तथा CO2, NO2 तथा N2 तथा NO2 और दूसरा चौथा है NO2 प्लस CO2। तो आपने अभी समरी में देखा होगा कि किससे ज्यादा खतरा है? अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं NO2 और SO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से होता है, यानी फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ जाए तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है क्लोरोसिस, दूसरा है फ्लोरोसिस, तीसरा है नेक्रोसिस या फिर ये सभी। तो फ्लोराइड की सांद्रता जब वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ये तीनों प्रॉब्लम होंगे, यानी क्लोरोसिस भी होगा, फिर फ्लोरोसिस भी होगा और नेक्रोसिस भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सभी सही ऑप्शन है। पांचवा, निम्न में से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ जाती है? यानी कौन सा क्रिया है जिसके कारण क्या होता है कि DDT की जो सांद्रता है वो अगले पोषी स्तर में चली जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सुपोषण, जैव आवर्धन, ओजोन प्रदूषण और जल स्फोटन। तो क्या है? जैव आवर्धन के माध्यम से क्या होती है? DDT की मात्रा अगले पोषी स्तर में चली जाती है। जैसे मान लीजिए ये DDT का छिड़काव किया गया और वो क्या होता है? वाहित मल जल के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? नदी में। नदी में छोटी मछलियां खाती हैं, उनके शरीर में जाता है, फिर उनसे बड़ी मछलियों में जाती है। इसी तरह से उनके जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं उनके शरीर में चली जाती है। अगला है गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से होता है, यानी अगर गंगा जल में क्या करें, हम शव को प्रवाहित कर दें तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? BOD में वृद्धि, जीवाणुओं में वृद्धि, घुलित ऑक्सीजन में कमी, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी समस्याएं होंगी, इसलिए ये सभी सही ऑप्शन है। साधारणतः मानव कितनी तीव्रता तक की ध्वनि को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। यानी आपको मैंने बताया था कि ध्वनि का मात्रा क्या होता है जी? डेसिबल, जिसे DB से दिखाते हैं। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मानव अधिकतम किस ध्वनि की तीव्रता को बर्दाश्त कर सकता है, यानी सहन कर सकता है।
ठीक है, तो साधारणतः कितना करता है जी, 25 से 30 डेसिबल तक की ध्वनि को वह क्या करता है, आसानी से सहन कर लेता है। अगला है ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसे बताया था। तो कितने भागों में बांटते हैं जी ठोस अपशिष्टों को, 3। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 3 वर्गों में उसे बांटते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार मैदानी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कितने होने चाहिए, 67%। तो चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है किसमें, मैदानी क्षेत्रों में, तो सही ऑप्शन होगा 33%। निम्न शहरों में से कौन सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली है, तो दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव और कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।